मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी, उसके मालिक की नज़र मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन मुझे फैक्ट्री के मालिक ने बहुत ज़्यादा काम पकड़ा दिया, जिस वजह से मुझे उस दिन रात हो गई थी। जैसे ही रात तक मैं काम निपटा कर घर जाने के लिए निकली, तो मुझे मालिक ने अपने ऑफिस में बुला लिया। पहले तो वो मुझसे इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक से मालिक के केबिन में 4-5 आदमी आ गए। वो सब बहुत हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर मैं घबरा गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक साथ सब टूट। वहां मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर पूरी रात उन सब ने मिलकर, मैं जैसे ही घर लौटी तो देखा कि मम्मी और दीदी टीवी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जैसे ही मम्मी ने देखा कि मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, उन्होंने तुरंत ही मुझे अपने पास बुलाया और बोली, देखो काजल, तुम भी आकर देखो, तुम्हारे पापा टीवी पर आ रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं भी दौड़कर सोफे पर बैठ गई। सच में मेरे पापा तो टीवी पर आ रहे थे। मैंने तुरंत ही उस न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ना शुरू किया। मेरे पापा ने एक बहुत बड़े गैंग के लीडर को पकड़ा था। वो ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये देखकर हम लोग बहुत खुश थे। टीवी पर मेरे पापा की खूब तारीफ हो रही थी। मेरे पापा एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है और जो भी मुजरिम हैं उनको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाई है। और इस बार भी उन्होंने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया था, जिस वजह से पापा और उनकी टीम के सभी लोगों की खूब तारीफ हो रही थी। उस दिन जब पापा घर लौट कर आए तो बहुत खुश थे। पापा मम्मी से कहने लगे कि मैं पिछले 8 महीने से इस आदमी को पकड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा था और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जिस वजह से मैं बिना किसी सबूत के इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता था। लेकिन मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं और मेरे दोस्त ने हर जोखिम उठाकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और आज अंत में हमारी जीत हुई। अब बस कल कोर्ट में इसके खिलाफ जो भी सबूत हमने जुटाए हैं उन्हें हमें पेश करना है और उसके बाद इस आदमी को इसके किए की सजा मिल जाएगी और हमें हमारी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। उस दिन हमारे घर पर मिठाई आई थी। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। मेरे पापा जब कभी भी किसी बुरे इंसान को सजा दिलवाते थे तो उनके चेहरे पर बहुत सुकून नजर आता था। मेरा छोटा भाई हमेशा मुझसे कहता कि मैं बड़ा होकर पापा के जैसा ही ईमानदार पुलिस वाला बनूंगा। मैं भी उससे यही कहती कि मैं भी पापा की तरह पुलिस बनना चाहती हूँ। अगले दिन पापा कोर्ट गए हुए थे और जब वहां से लौट कर आए तो बहुत खुश थे। उनके साथ में उनके दोस्त खन्ना अंकल भी थे। हम लोग उन्हें खन्ना अंकल कहकर ही पुकारते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम विनय खन्ना है। काफी देर तक खन्ना अंकल और पापा अंदर कमरे में बात करते रहे। वो लोग उस वक्त बहुत खुश थे। इसीलिए जब वो कमरे से बाहर आए तो कहने लगे कि आज तो हम सबको अपने परिवार के साथ बाहर चलकर कहीं डिनर करना चाहिए। इस बात पर पापा ने भी सहमति दे दी। ये सुनकर मैं तुरंत ही भागी भागी मम्मी के पास गई और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि आज हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। इसके बाद शाम को मैं अपने पूरे परिवार के साथ हमारे शहर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी। थोड़ी देर के बाद खन्ना अंकल अपने परिवार के साथ वहां आ गए थे। उनके परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी और बेटा था, जो मेरे साथ ही पढ़ता है। हम सब ने खाना खाया और ढेर सारी बातचीत की। उसके बाद हम घर लौट आए। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा और उनके दोस्त को उनकी बहादुरी और अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए मेडल देने की सरकार की तरफ से घोषणा की गई, जिसे सुनकर हमारे परिवार में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। मेरे पापा का प्रमोशन भी लगा दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया भर की सारी खुशियां हमारे ही घर पर आ गई हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मम्मी पापा से कहने लगी कि अब तो मुझे हमारी बड़ी बेटी रेनू की शादी की कोई फिक्र नहीं रही, क्योंकि अब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, जिससे हम उसकी शादी में आने वाले खर्च का पैसा और अच्छे से जुटा सकेंगे। पापा कहने लगे, मैं जानता हूँ अनीता कि एक ईमानदार पुलिस वाले की पत्नी बनकर रहना बहुत कठिन काम होता है। मेरे साथ काम करने वाले बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी पत्नियां हर ऐसो आराम उठा रही हैं। उनके पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही जेवरात की। लेकिन मेरा यकीन मानो,
जो सुकून ईमानदारी की रोटी में है वो काली कमाई की रोटी में नहीं है। इस बात पर मेरी मम्मी ने पापा का हाथ थामते हुए कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि मुझे तो फक्र है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आपकी ईमानदारी की वजह से मुझे कभी भी किसी के सामने अपनी नजरें नहीं झुकानी पड़ी। औरों की बीवियों के पास पैसे भले ही कितने ही क्यों ना हो, लेकिन उनके पास वो गर्व की अनुभूति नहीं है जो मेरे पास है। ये कहकर मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। मैं भी उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। सच में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जो मुझे ऐसे माता पिता मिले हैं। अब बस मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब मैं भी अपने पापा की तरह एक पुलिस वाली बनूंगी। यही सोचकर मैं एक एक दिन अपने जैसे तैसे काटती हूँ। अभी मैं सिर्फ 9th क्लास में हूँ। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। यही सब सोचते हुए मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सो गई थी। एक हफ्ते के बाद ही पापा और उनके दोस्त को सरकार की तरफ से मेडल दिया गया। हम सब लोग बहुत खुश थे। हर कोई मेरे पापा की तारीफ कर रहा था। मैं जब स्कूल में गई तो वहां पर मेरे टीचर्स ने सभी बच्चों से मेरे पापा के सम्मान में तालियां बजवाईं, जिसे देखकर मुझे और गर्व फील होने लगा कि मैं अपने पापा की बेटी हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और फिर वो काली अंधेरी रात आएगी जो अपने साथ सब कुछ निगल जाएगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक मम्मी के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर बात करते करते ही मम्मी की आंखों से आंसू आने लगे थे, जिसे देखकर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई है कि मम्मी फ़ोन पर रोने लगी। और फिर जब उन्होंने फ़ोन रखा तो वो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गईं। हमने तुरंत ही पानी के छींटे मारकर मम्मी को होश में लाया तो वो बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी। उन्होंने कहा कि टीवी ऑन करो। जैसे ही हमने टीवी ऑन किया तो उस पर हमारे पापा ही दिख रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। तभी मैंने टीवी पर जो एंकर न्यूज़ सुना रही थी उन्हें ध्यान से सुना। वो मेरे पापा का और खन्ना अंकल का नाम लेकर कह रही थी कि ये दो पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट के नाम पर धब्बा निकल गए। ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे और पुलिस डिपार्टमेंट में होने का फायदा उठाते थे, और अपने बुरे कामों को बचाने की खातिर इन लोगों ने एक बेगुनाह इंसान को फंसा दिया। यहाँ पर जिस इंसान को वो एंकर बेगुनाह बता रही थी ये वही था जिसे कुछ महीनों पहले मेरे पापा ने पकड़वाया था। मेरे पापा लोगों की भीड़ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग पापा का नाम लेकर हाय हाय के नारे लगा रहे थे और पुलिस वाले उन्हें और खन्ना अंकल को खींचते हुए गाड़ी के अंदर लेकर चले गए। ना जाने अचानक से ये सब क्या हो गया था। हम लोगों को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। मम्मी ने तुरंत ही पापा के डिपार्टमेंट में फ़ोन करके बात की तो पता चला कि पापा की और खन्ना अंकल की गाड़ी में ड्रग्स के बहुत सारे पैकेट मिले हैं। ये सुनकर के हम सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता था। हर कोई जानता था कि मेरे पापा और खन्ना अंकल कितने ईमानदार इंसान हैं, तो फिर उनके पास इस तरह की चीज़ें कैसे निकल सकती थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे घर में रोना पीटना मच चुका था। जो लोग कल तक हमें इज्जत की नज़र से देख रहे थे वो आज हमारे घर आकर हमें ताने मार रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे, जिसे सुन सुनकर मेरी मम्मी की तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई और उनका बीपी बहुत लो चला गया। हम तुरंत ही पास ही के क्लिनिक से डॉक्टर को बुलाकर लाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि तुम्हारी माँ को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना उनकी हालत सुधरने की जगह और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मेरी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था और मेरा भाई भी बहुत घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन हम लोग पापा से मिलने के लिए जेल में गए तो पापा कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो अनीता, मुझे पता है कि ये सब उन्हीं नेताओं का किया धरा है जिनके हाथ उस मुजरिम के सर पर थे। हमने उसको पकड़वा दिया था, जिस वजह से इन लोगों की सारी काली कमाई बंद हो गई थी और इसी वजह से इन्होंने हमारे ही सुलझाए हुए केस में हमें उल्टा फंसा दिया। लेकिन हम इन लोगों को कभी भी जीतने नहीं देंगे। ये चाहे जितना भी मुझे बेईमान साबित करने की कोशिश कर लें, लेकिन सभी जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार इंसान हूँ। मेरे पापा को खुद पर पूरा भरोसा था। ना सिर्फ उन्हें बल्कि हमें भी भरोसा था कि सब लोग हमारा ही साथ देंगे। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये दुनिया शायद ऐसी ही है।
कि जिस तरफ पलड़ा भारी होता है ये उसी तरफ के गुण गाने लगती है। और यही मेरे पापा के साथ हुआ। कल तक जो डिपार्टमेंट के लोग पापा के नाम की माला जपते थे और उनकी ईमानदारी के गुण गाते फिरते थे, वही लोग आज पापा और खन्ना अंकल के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि उन लोगों पर और भी ज्यादा शक पड़ने लगा था, जिससे हम लोगों की मुसीबतें और बढ़ने लगी थी। और इधर पापा भी धीरे धीरे टूटने लगे थे, क्योंकि एक मामूली पुलिस वाला इतने बड़े नेताओं से टक्कर लेकर कैसे जीत सकता था, ये अब किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने पापा को बचाने के लिए अपनी पूरी जान फूंक दी। उन्होंने जो भी उनकी जमा पूंजी थी सबको इकट्ठा करके शहर का सबसे अच्छा वकील पापा को बचाने के लिए कर लिया था। और उस वकील ने भी मम्मी को यह वादा दिया कि वो हर हाल में पापा को बचा लेगा। उधर खन्ना अंकल की फैमिली भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता था कि जो भी सबूत पेश किए जाते थे वो इन लोगों के खिलाफ ही हो जाते थे। हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ये केस चलते चलते 6 महीने बीत गए और लगातार हमें एक के बाद एक तारीख पर तारीख मिलती गई। हमारे घर की हालत खस्ता होती जा रही थी, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन की पढ़ाई बंद हो गई। और फिर वो समय आ गया जब मम्मी ने मुझे भी घर बिठा दिया। जब हमारे सारे पैसे खत्म हो गए तो मम्मी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उन्हें देखकर मेरी बहन ने भी उनका साथ दिया और वो भी बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने लगी। लेकिन उससे जो भी कमाई होती थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उससे घर का खर्चा भी चलाना था, भाई की पढ़ाई भी थी और उसके अलावा कोर्ट कचहरी में जो खर्चा था वो भी निकालना था। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने से मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अब हम बदहाली की जिंदगी जीने लगे थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा के जेल से निकलने की उम्मीद अब हमें नजर ही नहीं आ रही थी। ऊपर से जान पहचान के लोगों ने भी हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वो हमारी मुसीबत को कम करने की जगह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते रहते थे, जिससे आए दिन मम्मी बहुत रोती थी और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। धीरे धीरे इस बात को 1 साल बीत गया, लेकिन पापा के केस में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें राहत मिल सके। और फिर एक दिन जब पापा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहीं पर कुछ लोगों की भीड़ के झुंड ने अचानक से पापा पर हमला किया और उनके चेहरे पर कालिक पोत कर चप्पलों की माला पहना दी और उन्हें एक बेईमान पुलिस वाला साबित कर दिया। उस बात से पापा को इतना गहरा सदमा लगा कि पापा ने पुलिस कस्टडी में फांसी लगा ली। ये खबर हम पर बिजली बनकर टूटी थी, क्योंकि इधर अपने पिता को खो देने का गम हमें झेलना पड़ रहा था और उधर इस खबर से मेरी माँ को इतना गहरा सदमा लगा कि उनके बाएं तरफ के हिस्से में पैरालाइज का अटैक पड़ गया और वो पूरी तरह से बिस्तर पर लग गई थी। इतना सब कुछ हमारे साथ हो जाने के बाद भी लोगों का दिल नहीं भरा और कुछ लोगों ने तो हमारे घर आकर हम पर तोहमतें लगाना शुरू कर दिया था। और फिर हमें उस जगह को छोड़ देने पर वो लोग मजबूर करने लगे कि हमारे यहाँ रहने से उनके मोहल्ले का नाम बदनाम हो रहा है। मेरी दीदी से लोगों ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना बंद कर दिया कि एक ऐसे देशद्रोही इंसान के घर हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, क्योंकि इससे उन पर बुरा असर पड़ेगा। ये सब देखकर हमारी हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हम दिन रात बस रोते ही रहते थे, क्योंकि पिता का साया तो हमारे सर से उठ ही गया था और हमारी माँ की हालत भी अब ऐसी हो गई थी कि हमें हर वक्त ये डर सताता रहता था कि ना जाने कब माँ भी हमें छोड़कर चली जाए। हमारे एक दूर के मामा लगते थे, उन्होंने फिर हमें यही राय दी कि अब इस जगह से हम लोगों को अपना मकान बेचकर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो हमें किसी भी तरह से जीने नहीं देंगे। उन्होंने अपनी ही पहचान के एक मामूली से लड़के के साथ मेरी बहन की शादी करवा दी और यहाँ पर मकान बिकवा कर दूसरे शहर में हमें एक छोटा सा घर दिला दिया और बाकी के पैसे अकाउंट में जमा करवा दिए, जिससे हमारी माँ का इलाज चल सके और भाई की पढ़ाई भी चलती रहे। अपना इतना फर्ज निभाने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बची हुई कमाई से आखिर कब तक हमारा घर चलेगा और कब तक हम जी पाएंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं घर से बाहर निकल कर काम करूंगी। लेकिन मैंने अपनी माँ को जब अपने इस फैसले के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गईं। वो कहने लगी कि अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है
और ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें इस दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया तो फिर क्या होगा? मैंने माँ से कहा कि अब जो होगा सो होगा, लेकिन अगर मैं घर से बाहर कमाने के लिए नहीं जाऊंगी तो फिर हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? मैंने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो मेरी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं अब इतनी समझदार तो हूँ कि अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, लेकिन ये मैं ही जानती थी कि मैं बाहर जाने के नाम से भी कितना घबरा रही थी। मुझे ये सोच सोच कर बहुत रोना आता था कि कहाँ तो मैं अपने पिता के जैसे ही एक ईमानदार पुलिस वाली बनना चाहती थी, और कहाँ आज ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरी पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पाई थी। इतने दुख झेलने के बाद मेरा अब भगवान से भी विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। एक समय ऐसा था जब मुझे इस बात का जुनून था कि मैं कैसे भी करके अपने पिता के माथे पर लगा हुआ कलंक हर हाल में मिटा दूंगी। लेकिन अब मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अपने अतीत के साथ मैं आगे की जिंदगी कभी नहीं जी सकती थी। अब मैं सिर्फ अपनी माँ और अपने भाई पर ही ध्यान देना चाहती थी। मेरा अब सिर्फ यही मकसद था कि कैसे भी करके मैं अपनी माँ का अच्छा इलाज कराकर उन्हें ठीक करवा लूँ और अपने भाई की अच्छी परवरिश और पढ़ाई करवा दूँ, ताकि जो मैं ना कर सकी कम से कम वो तो कर ले, कम से कम वो तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसीलिए मैंने घर से बाहर निकलकर काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई ही कर पाई थी, जिस वजह से मुझे किसी भी अच्छी जगह पर काम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक फैक्ट्री के बारे में पता चला जो अभी नई नई ही खुली थी, और वहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों को भी मौका दिया जा रहा था। क्योंकि वो फैक्ट्री नई खुली थी, इसलिए उनके पास अभी इतना बजट नहीं था जो वो लोगों को बहुत हाई फाई सैलरी दे सके। इसीलिए वो कम पढ़े लिखे लोगों को भी मौका दे रहे थे, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग कम पैसों में भी काम करने को तैयार थे। मुझे जब ये पता चला तो मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि यहाँ मुझे काम आसानी से मिल सकता है। इसलिए अगले दिन ही मैं उस फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए पहुँच गई, और शुक्र था कि मुझे वहाँ पर तुरंत ही काम पर रख लिया गया। तनख्वाह भले ही कम थी, लेकिन इतनी थी कि मेरा घर आसानी से चल सकता था। मैं इस काम के मिलने से बहुत ज़्यादा खुश थी। अगले दिन से ही मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन माँ को मेरी बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो मुझे समझाती रहती थी कि वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत ना करूँ, सिर्फ अपने काम से काम रखूँ। हालांकि मैं खुद भी इसी तरह से वहाँ काम कर रही थी। धीरे धीरे कुछ दिन जब मेरे वहाँ पर गुजरे तो हम सभी से एक बॉन्ड पर साइन कराया गया, जिसमें ये शर्त थी कि हम 2 साल से पहले यहाँ पर काम को छोड़ नहीं सकते। मैंने सोचा कि 2 साल तो मैं यहाँ वैसे भी काम करूँगी ही, क्योंकि किसी नई जगह जाने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस तो मायने रखता ही है। यही सोचते हुए मैंने उस बॉन्ड पर आसानी से साइन कर दिए। जब हम लोगों का इंटरव्यू लिया गया था तो उस वक्त इंटरव्यू लेने वाले उस फैक्ट्री के मैनेजर थे, इसीलिए तब तक मुझे वहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि इस फैक्ट्री के मालिक किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, और अब वो लोग यहाँ वापस आकर फैक्ट्री संभालेंगे। दरअसल इस फैक्ट्री को 2 लोगों ने पार्टनरशिप करके खोला था। जब मैंने पहली बार अपनी फैक्ट्री के दोनों मालिकों को देखा तो मैं दंग रह गई थी। वो दोनों बहुत ही कम उम्र के थे, लगभग मुझसे वो 2 या 3 साल ही बड़े होंगे। लेकिन खैर मुझे क्या था, उनमें से एक मालिक का नाम रजत था और दूसरे मालिक का नाम अमन। मुझे उन दोनों मालिकों में से रजत का स्वभाव बहुत ही खड़ूस और रूखा लगता था। वो जल्दी किसी बात का जवाब ही नहीं देते थे और हमेशा ड्रूडली बात ही करते थे, जबकि अमन सर बहुत ही प्यार से सारी बात समझाते थे और बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये दोनों पार्टनर होने के बावजूद भी इतने अलग कैसे हैं। लेकिन खैर मुझे इस सब से क्या, मुझे तो वहाँ पर सिर्फ काम करना था। एक दिन मुझे फैक्ट्री की चपरासी ने बोला कि तुम्हें रजत सर ने बुलाया है। ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि मुझे रजत सर से वैसे ही बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि पता नहीं वो आदमी नीयत का कैसा है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं तो वहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी थी। इसलिए डरते हुए मैं उनकी कैबिन में गई। जैसे ही मैं कैबिन में पहुंची, मैंने उनसे कहा कि सर आपने मुझे बुलाया था। तो उसने बड़ी ही तीखी नज़र मेरे ऊपर डाली और मुझे घूर कर देखा, जिससे मेरे हाथ कांपने लगे थे। रजत ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया
और वापस से जो फाइल उसने पहले से ही हाथ में पकड़ी हुई थी उसे वो देखने लगा। कुछ देर मैं चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। वो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों है। कि तभी उसने फिर से एक बार मेरे ऊपर नजर डाली और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जिससे मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मैंने तुरंत ही अपने दुपट्टे को ठीक किया। अभी तक तो मुझे ये शक था कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा कि ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए इसका व्यवहार इतना खराब है। मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि ना जाने ये मुझे यहाँ खड़ा करके क्यों रखे हुए है। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे बोला, तो तुम्हारा नाम काजल निगम है? मैंने कहा, जी सर। उसके बाद उसने मुझे फिर से घूर कर देखा। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया हो। फिर वो मुझसे बहुत ही रूडली तरीके से बोला, जा यहाँ से। मैं तुरंत ही उसके कैबिन से बाहर निकल आई और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसे मुझसे कोई काम ही नहीं था तो उसने मुझे वहां बुलाया क्यों। और फिर मुझे कैबिन से बाहर जाने के लिए तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि जैसे मैं खुद अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसकी कैबिन में गई हुई हूँ। उस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे आदमी को तो इग्नोर करना ही सही है। उस दिन के बाद से ना जाने क्यों, लेकिन रजत सर ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो मुझे ऐसे ऐसे काम बताने लगे थे जिसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती थी। मैं बहुत तंग आने लगी थी, लेकिन वो मुझे परेशान करना बंद ही नहीं कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि शायद वो ये चाहते हैं कि मैं परेशान हो जाऊं और यहाँ से काम छोड़कर चली जाऊं। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि ये चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्योंकि एक तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ नहीं सकती थी, वरना उससे मुझे उल्टा बहुत सारा मुआवजा देना पड़ता। दूसरा, मुझे एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अपना धैर्य बनाए रखा और रजत की हर मनमानी को मैं झेलती रही। मुझे फैक्ट्री में काम करते हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। मैंने फैक्ट्री में एक ये भी चीज़ नोटिस की थी कि रजत फैक्ट्री में रात को कई बार आकर काम करता था और फैक्ट्री की काफ़ी सारी जवान लड़कियां रात को ओवर टाइम करती थी, जबकि जो ज़्यादा उम्र की औरतें थी वो कभी भी फैक्ट्री में ओवर टाइम नहीं करती थी। मैंने जब इस बारे में वहाँ के मैनेजर से पता किया तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ के मालिकों का नियम है कि फैक्ट्री की सिर्फ जवान लड़कियां ही रात को ओवर टाइम कर सकती हैं। मैंने जब उससे कहा कि भला ऐसा क्यों, तो उसने एक अजीब सी शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और कहने लगा, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से समझ सकती हो क्योंकि तुम भी तो एक जवान लड़की ही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। इसका मतलब यही था कि ये लड़कियां ओवर टाइम करने के नाम पर यहाँ पर कुछ और ही करती थी और इसीलिए ऐसा था कि जो लड़कियां ओवर टाइम करती थी उनके पास पैसों की कोई खास कमी नहीं होती थी और वो खूब सज धज कर भी फैक्ट्री में आती थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे फैक्ट्री में काम करने से डर लगने लगा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी फैक्ट्री में ओवर टाइम करूँगी ही नहीं। मैं सिर्फ दिन में ही काम करूँगी, तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक दिन हम सभी काम कर रहे थे कि तभी अचानक एक औरत का हाथ मशीन के नीचे अचानक ही आ गया और सब तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई बुरी तरह से घबरा गया और उसे बचाने की जगह सब लोग बुत बनकर खड़े हो गए। मैं तुरंत ही आगे बढ़ी और मैंने उस मशीन को बंद किया। तब तक कोई जाकर के रजत सर को भी बुला लाया था। उस औरत के हाथ से बहुत बुरी तरह से खून निकल रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। मैंने तुरंत अपने दुपट्टे से उसके हाथों को कसकर बांधा ताकि उसके खून को रोका जा सके। रजत सर ने तुरंत ही मुझसे कहा कि इसे पकड़कर मेरी गाड़ी की तरफ ले चलो। उस हड़बड़ाहट में मैं रजत के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई और फिर हम तुरंत ही अस्पताल पहुंचे और वहां पर डॉक्टर से उस औरत का इलाज शुरू करवाया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि उस औरत का खून काफ़ी बह गया है और उसे खून की सख्त ज़रूरत है। रजत सर ने कहा कि मैं अभी उसके फैमिली मेम्बर्स से इस बारे में बात करके देखता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। लेकिन जब रजत सर ने उस औरत के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता किया तो पता चला कि वो लोग तो दूसरे शहर में रहते हैं। जब ये बात रजत ने डॉक्टर को बताई तो वो कहने लगे कि जब तक वो लोग यहाँ आएंगे तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी।
इस बात पर मैंने तुरंत ही डॉक्टर से कहा कि आप मेरा ब्लड सैंपल लेकर देख लीजिए, अगर वो मैच हो जाता है तो आप मेरा खून ले लीजिए। मैंने तुरंत ही अपने खून का चेकअप करवाया और इत्तेफाक से मेरा ब्लड उस औरत के ब्लड से मैच कर गया और फिर मैंने उस औरत को खून देकर उसकी जान बचा ली। शाम को जब मैं अपने बेड पर आराम कर रही थी, तभी रजत सर कुछ फ्रूट्स और जूस के पैकेट लेकर आए और उन्हें मेरे पास वाले टेबल पर रख दिया और मुझे कुछ पैसे पकड़ाते हुए बड़े रौबीले अंदाज में कहने लगे कि कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का ध्यान रखना और लगातार फल खाती रहना, क्योंकि अब तुम्हें काफ़ी कमज़ोरी आ जाएगी। इतना कहकर वो तुरंत ही वहाँ से चले गए। मैंने सोचा कि ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ऐसी सिचुएशन में भी ये कितने घमंड में बात कर रहा है। लेकिन खैर, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि उन्हें कम से कम कुछ तो मुझ पर दया आई। अमन सर ने मुझे पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 1 हफ्ते तक घर पर आराम करो और मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं काटूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली थी। मुझे अमन सर बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्हें लगभग सबकी ही बहुत फिक्र रहती थी और उन्होंने मुझ पर ये जो एहसान किया था, उसके बाद से तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे और इधर मेरी माँ का इलाज भी मैं अच्छे से करवा रही थी, जिससे उनकी सेहत में काफ़ी सुधार होने लगा था और उन्होंने धीरे धीरे चलना फिरना शुरू कर दिया था। इधर मेरी फैक्ट्री में भी थोड़ी थोड़ी तरक्की होने लगी थी, जिस वजह से फैक्ट्री के मालिकों ने दूसरे प्रोडक्ट्स का काम भी इस फैक्ट्री में शुरू करवा दिया था, जिसके लिए अब हम वर्कर्स को कैसे काम करना था उसकी ट्रेनिंग हमें दी जाने लगी थी। मैंने देखा था कि अमन सर बहुत अच्छे से हम सभी वर्कर्स को समझाते थे, लेकिन जो रजत सर थे उनका वही अंदाज था। वो सिर्फ एक बार ही वर्कर्स को कोई बात बताते थे, उसके बाद अगर कोई दोबारा से पूछ लेता तो वो उस पर भड़कने लगते थे और कहते कि तुम लोग किसी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। जबकि वहीं अमन सर हम सभी लड़कियों को बहुत अच्छे से और प्यार से समझाते थे, यहाँ तक कि अगर कोई काम कर नहीं पाता तो उसे हाथ से पकड़ कर भी बता देते थे। एक दिन जब मैं अपने घर पर थी और बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी कि तभी अचानक सड़क पर किसी तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर की आवाज़ आई। दरअसल मेरा घर एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे पर ही था। जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी, मैं तुरंत ही दौड़कर बाहर गई तो कुछ दूरी पर मुझे एक गाड़ी बहुत ही खराब हालत में दिखाई दी, जिसका हॉर्न बहुत देर से बजता ही जा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही दौड़कर उस गाड़ी के पास पहुंची और जैसे ही मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर और कोई नहीं बल्कि रजत सर ही थे। मैंने तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उन्हें पीछे की तरफ खींचा तो देखा कि उनके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन वो बेहोश हो चुके थे। मैंने जैसे तैसे पूरी ताकत लगाकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और फिर सहारा देते हुए घर पर लेकर आई। मेरे साथ किसी आदमी को ऐसी हालत में देखकर मेरी माँ बुरी तरह से घबरा गई, तो मैंने उनसे कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे सर हैं। फिर मैंने उन्हें अपने कमरे में लिटाया, उनको अच्छे से चेक किया तो उन्हें और कहीं भी कोई खास चोट नहीं आई थी, इसलिए मैंने उनके हाथ पर अच्छे से मलहम पट्टी कर दी और फिर पानी के छींटे मारकर जब मैंने उन्हें होश में लाया तो वो दंग रह गए। वो मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह से मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। वो तुरंत ही उठकर जाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो तो अकड़ू इंसान, कहाँ किसी की सुनने वाला। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुँचे, वैसे ही अचानक से उन्हें चक्कर आने लगा और मैंने तुरंत ही पीछे से जाकर उन्हें पकड़ा, जिससे वो गिरते गिरते बचे। मैं उन्हें वापस अपने बिस्तर पर ले आई और उनसे थोड़ा सा गुस्से में कहा कि कभी तो किसी की बात मान लिया करिए। जब आपकी हालत अभी ठीक नहीं है तो कुछ देर आराम करने में आपका क्या बिगड़ जाएगा। तब तक मेरी माँ भी धीरे धीरे चलती हुई मेरे कमरे में आ गई। मैंने रजत सर को बताया कि ये मेरी माँ है। माँ रजत सर के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। मैंने उनसे कहा भी कि आप ये लेकर क्यों आई हैं, क्योंकि अभी भी माँ के हाथ और पैर इतने अच्छे से काम नहीं करते थे। वो कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं इतना तो धीरे धीरे कर ही सकती हूँ।
रजत सर ने मेरी माँ को धन्यवाद बोला। माँ ने सर से कहा कि आज रात आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आपको आराम की ज़रूरत है और आपको चोट भी आई है और बाहर बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है। लेकिन वो फिर से जिद करने लगे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। पर जब माँ ने उनसे बहुत ज़्यादा जिद की तो उन्होंने उनकी बात को नहीं काटा। मैं भी हैरान थी कि इस अकड़ू इंसान में ना जाने कैसी मेरी माँ की बात को मान लिया। उसके बाद मैं माँ को उनके कमरे में छोड़ आई। जब मैं वापस कमरे में आई तो रजत सर कहने लगे कि तुम्हारी माँ की ये हालत कैसे हुई। तो मैंने उनसे कहा कि ये बहुत लंबी कहानी है, इसीलिए आप इस बारे में मत जानिए। मैंने रजत सर को अपने पापा का एक पुराना कुर्ता पजामा दिया। उनसे कहा कि आप भीग चुके हैं, इसलिए इन कपड़ों को बदल लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर्दी जुकाम हो जाए। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद मैं वापस कमरे में आई और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया। खाना खाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं अब चलती हूँ। मैं जैसे ही उठने को हुई तभी अचानक रजत सर ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगे, काजल, मैं आज जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की ये हालत कैसे हुई। मैंने उनसे कहा कि आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ये मेरा हक है, बस इसके अलावा अब और कोई सवाल नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मेरे निजी मामले को जानने में भी ये अपनी अकड़ दिखा रहा है। लेकिन मैं भी मजबूर थी, इसलिए फिर मैंने रजत सर को अपने अतीत के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद ना तो उनके पास कुछ बोलने को था और ना मेरे पास। फिर मैं वापस अपनी माँ के कमरे में जाकर चुपचाप लेटकर सो गई। सुबह सुबह ही रजत सर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। उस वक्त भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब वो घर के दरवाजे के बाहर पहुंचे तो मुझसे बोले, काजल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई और मेरी इतनी केयर की, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उनके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कहती, वो मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। मैंने सोचा ये आदमी भी अजीब है, शुक्रिया भी बोल रहा है लेकिन अकड़ के साथ। खैर, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं भी तैयार होकर फैक्ट्री पहुंच गई थी। एक दिन जब मैं अपनी माँ को ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेकर गई तो वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगले महीने एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया तो तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर मैं तो खुशी से उछल पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी फ़ीस बहुत हाई फाई है और वो जो ट्रीटमेंट चलाएंगे वो भी काफ़ी महंगा होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनसे इस बात की हाँ कर दी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपनी माँ को पहले की तरह बिल्कुल सही सलामत चलता फिरता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन अब मेरे सामने ये बहुत बड़ी मुश्किल थी कि मैं इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा करूं। जब मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने सोचा कि मैं डबल शिफ्ट कर लेती हूँ। बस कुछ महीने की ही तो बात है, और वैसे भी जब मैं ठीक हूँ, मेरी नीयत में कोई खराबी नहीं है, तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। यही सोचते हुए मैंने मैनेजर को मेरी डबल शिफ्ट की ड्यूटी लगाने के लिए बोल दिया। इस पर उसके चेहरे पर फिर से वही शैतानी मुस्कान आ गई। वो कहने लगा, तो इसका मतलब तुम भी इस सब में इंटरेस्टेड हो। मैंने गुस्से भरी नज़र से देखते हुए उसे कहा कि अपनी बकवास आप बंद करिए सर, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरे गुस्से को देखकर वो थोड़ा सा सकपका गया और कहने लगा कि अरे अरे, तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन बिना कुछ बोले हुए वहाँ से चली आई। अभी मुझे काम करते हुए 2-3 घंटे ही बीते थे कि तभी अचानक मेरे लिए रजत सर के कैबिन से बुलावा आ गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो रजत सर उस वक्त गुस्से में थे। वो मुझसे कहने लगे, काजल, तुमने अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी क्यों लगवाई है? मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहने लगे कि लेकिन तुमने नाइट शिफ्ट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बाकी सारी लड़कियां भी तो नाइट शिफ्ट कर रही हैं। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे जो कह दिया है सो कह दिया है। मुझे भी रजत सर की इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, आप मुझे उसकी तनख्वाह देते हैं, लेकिन मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर हुक्म को
अपने सर आंखों पर सजाती रहूं? मुझे पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट हर हाल में करके ही रहूंगी। इतना कहकर मैं भी दंदनाती हुई उनके केबिन से बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो आज बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। मैं अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी कि ना जाने अपने आप को क्या समझता है। हर वक्त मुझ पर अपना रौब झाड़ता रहता है, मुझे अपना गुलाम समझ रखा है, जो मैं हर वक्त उसके ही इशारों पर नाचती रहूंगी। वो जब कहे तब उठ जाऊं, जब कहे तब बैठ जाऊं। वो होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये आदमी नाइट शिफ्ट करने से मना क्यों कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानता है कि मैं और लड़कियों की जैसी नहीं हूँ, और अगर मैं नाइट शिफ्ट में आती हूँ तो इसकी अय्याशियों का राज खुल जाएगा। लेकिन इसे नहीं पता कि इसकी नीयत के बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। खैर, मैंने उसे इग्नोर कर दिया और हर रोज मैं नाइट शिफ्ट पर अपनी ड्यूटी पूरी करने लगी। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मुझे नाइट शिफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा मैं डर रही थी उतना ज़्यादा तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। खामखा ही मैं ज़्यादा सोच सोच कर अपना बीपी हाई कर रही थी। फिर एक रात जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करके फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर कर आई तो देखा कि आज तो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर कोई आया ही नहीं था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर ना जाने क्यों लेकिन मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं तुरंत ही तेज कदमों से चलती हुई फैक्ट्री से बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी मुझे पीछे से अमन सर की आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगे, काजल जरा मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अमन सर को देखकर मेरी जान में जान आ गई थी, क्योंकि वो तो भले इंसान थे और उनके फैक्ट्री में होते हुए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भला उन्हें मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा था? यही सब सोचती हुई मैं उनके कैबिन में पहुंची तो वो मुझे अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे इस सब को लेकर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। अभी मैं ये सब कुछ समझ ही रही थी कि तभी अचानक उनके कैबिन में 3-4 आदमी आ गए और उन्होंने कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी और मैंने डरते हुए अमन सर से पूछा कि सर ये सब क्या है? तो उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान आ गई जो मैंने मैनेजर के चेहरे पर देखी थी। वो सब भी राक्षसों के जैसे हंसने लगे। वो कहने लगे, देखो काजल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए तो तुम नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रही हो। लेकिन देखो, ऐसे तुम कब तक कई महीनों तक नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करके अपनी खूबसूरती को खराब करोगी? तुम हमें खुश कर दो तो हम तुम्हें एक साथ ही इतना पैसा दे देंगे कि तुम्हारी सारी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाएंगी। अमन सर के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन सर इस तरह के इंसान होंगे। मैंने उनसे तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा कि अपनी बकवास बंद करिए, आपने मुझे समझ क्या रखा है? ये कहते हुए मैंने कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन चारों आदमियों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो अमन सर कहने लगे कि देखो, अभी तक तो मैं ये चाहता था कि तुम प्यार से हमारी बात मान जाओ, लेकिन अब जब तुम्हें जोर जबरदस्ती से ही मानना है तो फिर कोई बात नहीं। और चीखने चिल्लाने का भी यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में सिर्फ तुम्हारे और हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। ये सुनकर मेरा तो गला ही सूख गया था और डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के आगे नाच रहा था और फिर वो सब के सब मुझे कैबिन के उस तरफ ले गए जहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ था। मैं अभी भी उनके सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन राक्षसों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं था। और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ आगे बढ़े, मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ डालते कि तभी एक बहुत तेज आवाज़ हुई। जब मैंने आंख खोलकर सामने देखा तो कैबिन का दरवाज़ा टूटा हुआ था और रजत सर सामने ही खड़े हुए थे। उन्हें सामने देखकर ना जाने क्यों लेकिन मेरी जान में जान आ गई थी और पता नहीं कैसे पर मैं खुद को रोक ना सकी और भागती हुई उनके गले से लग गई। उन्होंने भी मुझे उस वक्त इस तरह से गले लगा लिया कि जैसे वो मेरे रक्षक हैं। अमन सर तुरंत ही रजत से कहने लगे, देखो रजत, तुम इन सब मामलों में मत पड़ो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये हमारा मैटर है। इस पर रजत सर ने अमन के मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारा
जिससे वो हड़बड़ाकर नीचे गिर गया। रजत ने कहा कि मैं तेरी मनमानी बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं मजबूर था, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर रजत सर ने मुझे मेरा दुपट्टा उड़ाया और फिर वो मुझे हाथ पकड़कर फैक्ट्री से बाहर ले आए। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे घर के सामने लाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी। मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। रजत सर ने मुझसे कहा कि काजल, मैं जानता हूँ कि तुम पर जो बीती है उस वजह से तुम इस वक्त बहुत घबराई हुई और परेशान हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि घर पहुँचकर इस बारे में अपनी माँ को कुछ भी मत बताना, क्योंकि उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ आज ये सब होने वाला था तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं आंखों में आंसू लिए रजत सर को देख रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी की नीयत पर मैं आज तक शक करती आई थी, उसी आदमी ने आज मेरी इज्जत बचाई थी। मैं एक बार फिर से खुद को रोक ना सकी और रोते हुए रजत सर के गले लग गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मैं तुम्हें इसीलिए मना कर रहा था कि तुम नाइट शिफ्ट मत करो, लेकिन तुमने तो जैसे ठान ही लिया था कि मेरी हर बात को काट देना है। मैं बहुत पहले से ये बात जानता था कि अमन बेचारी गरीब लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद रखी थी, क्योंकि मैं भी मजबूर था। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि अपने दम पर मैं पूरी फैक्ट्री को चला सकूं। इसीलिए उसकी हर मनमानी मैं बर्दाश्त करता रहा और मैं देख रहा था कि बाकी की लड़कियां जो भी उसका कहा मान रही थी वो सब भी कोई अच्छे चरित्र की नहीं थी। इसीलिए मैंने कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया। लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम भी नाइट शिफ्ट में आने वाली हो, तब मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम तो कहाँ रुकने वाली हो। रजत सर मुझे घर के अंदर तक छोड़ गए और फिर वापस चले गए, पर मैं अभी भी उन्हें ही देख रही थी। न जाने ऐसा क्या था, लेकिन मेरे दिल में आज से रजत के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। 3-4 दिन तक मैं घर पर ही रही। माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मैं फैक्ट्री क्यों नहीं जा रही हूँ, तो मैंने उन्हें तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। पर अब मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब मैं कहाँ काम ढूंढूंगी। 1 हफ्ते के बाद अचानक रजत की गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। उन्हें अपने घर पर देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उनसे पूछा कि सर, आप यहाँ? तो वो कहने लगे कि मुझे पता है तुम नए काम को लेकर परेशान होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। मैंने एक नई फैक्ट्री की शुरुआत की है और मैं तुम्हें वहाँ पर हायर करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मैंने उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहा। फिर रजत सर ने मुझे 2 लाख का चेक पकड़ाया। वो बोले कि तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं उसे तुम इन पैसों से पूरा कर सकती हो। मैंने रजत सर से कहा कि मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकती, तो वो कहने लगे कि तुम इसे मेरा एहसान मत मानो, तुम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके इन पैसों को चुका देना। ये एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त की मदद है। रजत सर के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही उनसे कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, वो उठकर तुरंत ही जाने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी मेरे लिए पहेली क्यों बनता जा रहा है। कभी ये मुझ पर हद से ज़्यादा जुल्म करता था तो कभी ये मुझ पर हद से ज़्यादा एहसान। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक उनके हाथ में जो फाइल थी उससे कुछ कागज़ नीचे ज़मीन पर गिर गए। मैंने तुरंत ही दौड़कर उन कागज़ों को समेटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन कागज़ों में मैंने रजत सर का लिखा हुआ पूरा नाम पढ़ा और उनके पिता का नाम पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए थे। दरअसल रजत का नाम रजत खन्ना था और उनके पिता का नाम विनय खन्ना था। विनय खन्ना नाम सुनते ही मेरा अतीत एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। मैंने उनसे कहा कि आप विनय खन्ना के बेटे हैं जो कि इंस्पेक्टर थे। इस पर रजत ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। ये देखकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, तुम वही रजत हो जिसके साथ मैं अपने बचपन में खेली हूँ, जिसके साथ मैंने खूब सारी मस्ती की। मेरी इस बात पर भी रजत ने अपना सिर धीरे से हिला दिया। मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ, तो फिर तुमने मुझे अब तक कुछ भी बताया क्यों नहीं, और फिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। इस पर रजत ने कहा कि मैं तुमसे बदला ले रहा था।
मैंने कहा कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे? वो कहने लगा कि दरअसल जब पापा को झूठे इल्जाम में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया था तो हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। और फिर जो पापा के साथ काम करने वाले थे उन लोगों ने मुझे बताया कि जिस आदमी को सजा दिलाने के चक्कर में पापा पर झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया गया है, उस केस में पापा कभी पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा के बहुत ज़्यादा जिद करने की वजह से ही उन्होंने तुम्हारे पापा का साथ दिया। क्योंकि ये बात मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस आदमी के खिलाफ वो लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं उस पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है, और इसीलिए वो उस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे पापा को ईमानदारी की ऐसी लत थी कि उन्होंने अपने साथ साथ मेरे पापा को भी उस केस में घसीट लिया, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरे पापा की ना सिर्फ हार्ट अटैक से जान चली गई थी, बल्कि उनकी इज्जत, उनका रुतबा, मेरी माँ की सारी खुशियाँ, सब कुछ चला गया था। वहाँ हमने सब खो दिया, इसीलिए हम दूसरे शहर में चले आए। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं मेहनत करके एक दिन सब कुछ तो ना सही, लेकिन कम से कम वो मुकाम तो हासिल कर लूँगा कि अपनी माँ को ठीक ठाक सुविधाएं दे सकूं। और इसीलिए यहाँ पर आकर मैंने मेहनत की और काफ़ी पैसा इकट्ठा करके अमन के साथ पार्टनरशिप में इस फैक्ट्री को खोल लिया था। वहीं जब मैंने तुम्हारी डिटेल के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया था, और मैंने तब ठान लिया कि मैं अपने पिता की मौत का बदला तुमसे लूँगा, और इसीलिए मैं तुम्हें परेशान करने लगा। लेकिन जब मुझे तुम्हारे हालातों के बारे में पता चला तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारे पापा की, तुम्हारे परिवार की भी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रजत फिर से जाने लगा था, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कहा, रजत, सालों पहले मैंने अपने दोस्त को खो दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को खोया है, पर अब जब तुम मुझे एक बार और मिल गए हो तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से अब दोबारा जाने नहीं दे सकती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। इतना सुनते ही रजत ने मुझे गले से लगा लिया। न जाने कितने सालों के बाद मुझे आज खुशी नसीब हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद ही मैंने अपनी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया, और धीरे धीरे मेरी माँ की हालत में पूरी तरह से सुधार हो गया था, और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई थी। इधर मैंने अपने भाई का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी करवा दिया था। इसके बाद रजत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। फिर मेरी और रजत की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने रजत की फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम संभाल लिया था, क्योंकि जब तक मेरे भाई की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अपने घर वालों का खर्चा मैं खुद से उठाना चाहती थी। इस सब में मेरा रजत ने बहुत साथ दिया। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है, और मैं अपने रजत के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।